दोस्तों, आज की कहानी है विधवा बहू का बोझ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। रत्ना बहुत उदास थी। आंसू थे कि थमने की नाम ही नहीं ले रहे थे। क्या शादी के बाद मायका और पति के गुजर जाने के बाद ससुराल खत्म हो जाता है? शायद हाँ भी और शायद नहीं भी। मायके में माँ बाप हमेशा लड़कियों को यही कहते हैं कि तुम तो पराया धन हो, कल को ब्याह कर दूसरे घर चली जाओगी। और ससुराल में सब कहते हैं कि अरे उससे क्या पूछना, ये पराए घर से आई हैं और घर के मामलों में उसका क्या दखल देना। रत्ना के पति सैलाब का देहांत उसकी शादी के 4 वर्षों बाद ही हो गया था। कुल 4 वर्षों की वैवाहिक जीवन की यादें उसके जीवन की अमूल्य निधि थी। उसे याद करते हुए न जाने कब उसकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगती। उसे पता ही न चलता। उसकी जेठानी आकर कई बार व्यंग्य से कहती, माना कि देवर जी अब नहीं रहे पर कब तक रोगी, अब थोड़ा घर पर भी ध्यान दो, मैं हर समय यही तो बैठी नहीं रहूंगी। रत्ना के पति सैलाब के जाने के बाद मानो उसकी जिंदगी वीरान सी हो गई थी। ससुराल में विधवा सास, जेठ जेठानी के अलावा एक अविवाहित देवर और एक अविवाहित ननद थी। रत्ना और सैलाब दोनों की प्राइवेट जॉब थी। दोनों परिवार को चलाने के लिए कड़ी मेहनत करते और कोशिश करते कि ननद की शादी के लिए कुछ पैसे जुड़ जाए। जेठ जी का बिजनेस था और उनकी रसोई भी अलग थी। पैसों के मामले में उनकी स्थिति ठीक ठाक थी, पर रत्ना के आने के बाद उन्होंने अपना हाथ समेट लिया था और फिर सारी जिम्मेदारी सैलाब के कंधों पर आ पड़ी थी। देवर सुधांशु प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था, इसलिए घर के प्रति न कोई जिम्मेदारी न कोई योगदान। रत्ना सैलाब के गुजर जाने के बाद नौकरी पर जाने लगी, परंतु घर के लोगों का व्यवहार उसके प्रति दिन ब दिन रूखा होता चला जा रहा था। उसी कॉलोनी में रहने वाली उसकी मामी सास उसके जाने के बाद आती और उसकी सास को न जाने क्या पट्टी पड़ा जाती कि शाम को लौटने पर उसे हर बात पर केवल झिड़कियां ही मिलती। पहले हमेशा प्यार और इज्जत से बात करने वाला देवर उससे बात भी न करता। रत्ना के भाई भाभी ने 13वीं संस्कार में ही बातों में जता दिया था कि ससुराल में निभा कर रहना। मम्मी पापा तो अब हैं नहीं और यहाँ रहने से तुम्हारा मान सम्मान भी बना रहेगा। हाँ, हमारे यहाँ मिलने आ सकती हो। रत्ना ने कोई उत्तर नहीं दिया, पर वो समझ गई थी कि वो भाई भाभी के लिए अब बोझ हैं। जब रत्ना बहुत दुखी होती तो अपनी बहनों से बात कर दिल हल्का कर लेती। एक दिन जब उसकी सास ने उसे ताना देते हुए कहा कि तुम्हारे मायके से तो कोई पूछने भी नहीं आता, किराए का मकान और उस पर इतने खर्चे, तुम्हारे ससुर की पेंशन
तो ऊँट के मुंह में जीरा जैसी हैं, तुम्हारी कमाई से तो हमारा घर नहीं चलता ना। हत पर्व रह गई थी वो सुनकर, सारी कमाई लाकर सास को दे देती थी। उस पर भी 2 रोटी के लिए इतना सुनना पड़ता था। उसने रोकर ये बात अपनी बहन को बताई तो बहन ने कहा कि तुम अपना सामान बांध लो, अब वहाँ रहने की जरूरत नहीं, मैं आ रही हूँ तुम्हें लेने। 2 दिनों बाद उसकी मंझली बहन उसे लेकर मुंबई आ गई। कुछ दिन रत्ना वहाँ रही पर उसका मन वहाँ भी न लगा। वहाँ साते हुए भी सैलाब की यादों से निकल न पाती। फिर उसकी बड़ी बहन ने यह कहकर बुला लिया कि यदि आना चाहो तो यहीं आकर मेरे पास रहो। उनकी दोनों बेटियों की शादी हो गई थी और पति पत्नी सेवानिवृत्त होकर रह रहे थे। रत्ना वहां आकर खुश थी। उसने वहां एक स्कूल में नौकरी कर ली ताकि बच्चों के साथ मन बहलता रहे। पर ये खुशी 20 संद दिनों की थी। जब कभी उनके बेटी दामाद आते तो वह सबको उपेक्षित महसूस करती। सभी एक साथ बैठकर गाने बजाने और खाने पीने में मशगूल हो जाते और वह चुपचाप सबके बीच में अनपेक्षित सी रहती। यदि वह जाकर अलग बैठना चाहती तो दीदी कहती कि ये क्या, तुम यहाँ क्यों बैठी हो। अब वो क्या कहे कि मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। हालांकि सैलाब की नौकरी कोई बहुत अच्छी नहीं थी, पर फिर भी दोनों अपनी दुनिया में मस्त थे। बाइक पर बैठकर अगर वो सैलाब के साथ बाजार तक भी हो आती तो खुश हो जाती। इधर कुछ दिनों से उसे लगने लगा था कि जीजाजी को उसका यहाँ रहना अखरता है। प्रत्यक्ष तो कुछ नहीं कहते पर कहीं न कहीं उन्हें लगता कि रत्ना के आ जाने से न तो वो लोग स्वतंत्रता से कहीं घूमने जा सकते हैं न किसी को घर बुला सकते हैं, क्योंकि रत्ना को उनके रिश्तेदारों या दोस्तों से ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं था। अक्सर ही उनके दोस्तों का तांता घर पर लगा रहता और नॉनवेज की दावतें चलती। रत्ना को पसंद तो नहीं था पर वो उनके घर में कुछ कह नहीं सकती थी। वो घर की साफ सफाई पर बहुत ध्यान देती और कभी घर को बहुत अस्त व्यस्त देखती या स्कूल जाने के समय उसे जगह पर रखी हुई चीज न मिलती तो वह खींच जाती और कभी कभी गुस्से में रिएक्ट कर देती। एक दिन उसने जीजाजी को दीदी से कहते सुना कि भाई हम तो अपने ही घर में कुछ नहीं कर सकते। दीदी कह रही थी कि क्या करे भाई, भाभी ने पूछना ही बंद कर दिया है तो क्या करे, रखना तो है ही। उसे लगा कि उसने ससुराल छोड़कर गलती की। उसने बहुत सोच विचार के बाद अपने किसी रिश्तेदार से देवर का फोन नंबर लेकर देवर का फोन किया तो पता चला कि उसकी जॉब जयपुर में लग गई है और उसकी शादी भी हो गई है। उसने शिकायती सवर में कहा भैया आपने शादी तक की खबर देना जरूरी नहीं समझा। उसने कहा भाभी आप बिना हम लोगों की मर्जी के बिना घर छोड़कर चली गई थी तो मैं क्या करता। हमारा घर हमेशा आपके लिए खुला है। माँ भी हमेशा आपको याद करती हैं। जहाँ 2 बर्तन होते तो रखते ही हैं। मैं आपसे इसलिए बात नहीं करता था कि आप इतनी ज्यादा दुखी थी कि मुझे समझ नहीं आता था कि आपको क्या समझाऊं और घर चलाने की चिंता भी मुझे खाए जाती थी।
न मैं माँ को कुछ बोल सकता था न ही आपको। वापस आ जाइए भैया, मुझे आने में संकोच हो रहा है। माँ क्या कहेगी कुछ नहीं भाभी, वो आपका घर है। हाँ, उस समय घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए सब लोगों का व्यवहार रुखा हो गया। भैया अगर आपके स्वागत है तो मेरे भाई और मेरी माँ का बेटा भी तो थे। सोचिए माँ पर क्या बीती होगी। मुझे माफ कर दो भैया, आकर मुझे ले जाओ। चलिए भाभी अपने घर चलिए। 2 दिनों बाद सुधांशु रत्ना को लेने आया तो सब शौक उठे, पर रत्ना जब आजाद थी क्योंकि उसके मन पर रखा बोझ उतर गया था। अच्छा दीदी चलती हूँ कहकर जब उसने पैर छुए तो दोनों बहनें गले मिलकर रोने लगी और रत्ना ने विदा ली। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।